अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिविजुअल लेवल एंड पॉपुलेशन लेवल। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल को। हमने ये पढ़ा था कि जब भी डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में असेंबल करते हैं जिनका के रिलेटेड फंक्शन होता है, वो बनाते हैं एक ऑर्गन। और जब यही डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिविजुअल लेवल को, जो कि इन ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम से ही मिलकर बनता है। यानी अगर हम ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल लेवल को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसको कुछ ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स असेंबल टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। यानी जब भी डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन करते हैं तो वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। हम ये देखते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इनमें मौजूद डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्गन सिस्टम दूसरे ऑर्गन सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इस तरह के कोई भी इंडिविजुअल अपनी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के काबिल होता है। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन किसी भी एनिमल में अगर हम देखें तो ये दो सिस्टम्स के थ्रू होती है। यानी एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये दोनों कोऑर्डिनेशंस प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को कोऑर्डिनेशन, और इस तरह कोई भी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करता है इंडिविजुअल। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हम ये देखते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारा नर्वस सिस्टम आ जाता है और कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि डिफरेंट नर्व्स जो मौजूद होती हैं वो इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं और हमारे ब्रेन से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से किसी भी टारगेट ऑर्गन तक जाता है और इन रिटर्न हमारे टारगेट ऑर्गन का कोई भी मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। और इस तरह हमारी पूरी की पूरी बॉडी या फिर किसी भी एनिमल की पूरी बॉडी आपस में कनेक्टेड रहती है। इस तरह अगर हम प्लांट्स की एग्जांपल लें तो प्लांट्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन तो मौजूद नहीं होती, मगर इनमें केमिकल कोऑर्डिनेशन मौजूद होती है। लेकिन अगर हम प्लांट्स के कंपैरिजन में एनिमल्स की बात करें तो हमने एनिमल्स में पढ़ा कि एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन भी मौजूद होती है और वो मौजूद होती है एंडोक्राइन सिस्टम की फॉर्म में। यानी हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के मैसेजेस को ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट केमिकल्स हार्मोन्स के साथ हमारे ब्लड में शामिल होते हैं और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचते हैं। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन का सिस्टम यानी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम के साथ भी कनेक्ट होता है और इस तरह हमारी बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हम कोई भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि किसी भी प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में भी ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद होते हैं, मगर ये ऑर्गन सिस्टम्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते जितना कि ये किसी भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग में होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ किसी भी शूट सिस्टम की या रूट सिस्टम की, तो ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, मगर ये इतने ज़्यादा वेल डेवलप्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स नहीं हैं। शूट सिस्टम हम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जो कि
ग्राउंड से ऊपर होता है, यानी अबव ग्राउंड प्रेजेंट होता है, जिसमें किसी भी प्लांट की स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स शामिल होते हैं। और रूट सिस्टम अंडरग्राउंड मौजूद होता है और ये प्लांट को एंकर करने में या फिक्स करने में सॉइल के साथ जो है वो हेल्प करता है। और इसके अलावा कोई भी वाटर हो या फिर कोई भी मिनरल्स हो उनको एब्जॉर्ब कराता है और इस तरह प्लांट ग्रो करता है और डेवलप करता है। स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल जो कि आपको बता सकेगी या इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बेहतर समझ आ सकेगी कि किस तरह एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी इंडिविजुअल मौजूद हो तो उसमें अगर कोई भी एक्टिविटी होनी है तो वो आपस में किस तरह डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू कोऑर्डिनेटेड होगी। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दी गई है जो कि है कि जब भी कोई ह्यूमन बीइंग हार्ड एक्सरसाइज करता है तो उसके डिफरेंट सिस्टम्स आपस में मिलकर काम करते हैं और उस ह्यूमन बीइंग के लिए ये पॉसिबल करते हैं कि वो अपनी इस हार्ड एक्सरसाइज को कंटिन्यू रख सके और कंप्लीट कर सके। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि अगर नॉर्मल कंडीशंस मौजूद हों तो किसी भी ह्यूमन का हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल होता है, लेकिन अगर यही कंडीशंस चेंज हो जाएं और आपको करनी पड़े एक बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज या स्ट्रेनस एक्सरसाइज तो आपकी हार्ट बीट, आपका रेस्पिरेशन रेट हो जाएगा तेज़। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब भी आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या ज़्यादा काम करना पड़ता है और इस एक्सरसाइज के लिए आपके मसल्स को चाहिए होती है एनर्जी, जिसकी वजह से ये मसल्स अपने अंदर रेस्पिरेशन करते हैं, यानी फूड की ब्रेक डाउन करते हैं और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस ब्रेक डाउन के लिए हम देखते हैं कि आपको चाहिए ऑक्सीजन, जिसकी मदद से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, साथ साथ प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एनर्जी आप यूज़ करेंगे अपने मसल्स को एक्सरसाइज कराने के लिए। जैसे जैसे ये एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और आपको ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि जब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो आपको ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका ब्रीदिंग रेट यानी इनहेलेशन यानी ऑक्सीजन आपको इनटेक करनी पड़ेगी और एक्सहेलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपको रिमूव करनी पड़ेगी अपनी बॉडी से, क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी बॉडी में पॉइजनस होती है। इसलिए ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाएगा रेस्पिरेशन रेट के साथ और इस तरह आपकी हार्ट बीट भी बहुत ही तेज़ हो जाएगी, क्योंकि आपके मसल्स को ब्लड का फ्लो चाहिए और आपके मसल्स को फूड मॉलिक्यूल्स चाहिए जिनकी के ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी हासिल कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमें ये पता चला कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपके सारे के सारे सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर कोई भी एक सिस्टम कहीं पर भी कोलैप्स कर जाता है तो ना तो आपकी बॉडी एनर्जी जनरेट कर सकेगी और ना ही आपकी बॉडी इस काबिल रहेगी कि वो ये फिज़िकल एक्टिविटी मज़ीद परफॉर्म कर सके। इसी तरह अगर हम ये देखें कि आप नॉर्मल कंडीशंस में तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं और आपकी हार्ट बीट, आपका ब्रीदिंग रेट, आपके रेस्पिरेशन रेट, ये सब चीज़ें कंट्रोल में होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी स्ट्रेस कंडीशन का सामना करना पड़े, जैसे अगर कोई भी फाइट की कंडीशन आ जाती है, तो आपका ना सिर्फ नर्वस सिस्टम बल्कि एंडोक्राइन सिस्टम यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन भी एक्टिवेट हो जाएगी। और हम ये देखते हैं कि इस फाइट कंडीशन या स्ट्रेस कंडीशन या गुस्से की हालत को कंट्रोल करने के लिए आपके एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज़ होंगे हार्मोन्स और इन हार्मोन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसको हम कहते हैं एड्रेनलिन, और ये हार्मोन आपकी स्ट्रेस कंडीशन को कंट्रोल करने में
बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम ये देखते हैं कि आपके स्ट्रेस कंडीशन में आपके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और आपके स्ट्रेस कंडीशन को कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम से बना होता है, इन ऑर्गन सिस्टम्स में कोऑर्डिनेशन का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। चाहे अगर हम ये बात करें कि हम में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो एक्सरसाइज की हम एग्जांपल लें, चाहे हम किसी भी स्ट्रेस कंडीशन को फेस कर रहे हों, चाहे हम कोई भी डाइजेशन ऑफ फूड कर रहे हों, या किसी किस्म का भी हम में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स जब तक आपस में कोऑर्डिनेट नहीं होंगे तब तक कोई भी इंडिविजुअल अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि पॉपुलेशन लेवल क्या होता है। हम देखते हैं कि पॉपुलेशन लेवल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज live together in the same area at the same time, it forms a population। यानी हम ये देखते हैं कि जब भी कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक जगह पर एक ही टाइम पर रह रहा है और उसका ताल्लुक एक ही स्पीशीज से है, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। पहले पॉपुलेशन को जानने से पहले डिटेल में हम ये देख लेते हैं कि स्पीशीज क्या होती है। हम देखते हैं कि स्पीशीज इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड विद वन अनदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीशीज हम ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि हम ये देखते हैं कि ये आपस में मीटिंग कर सकते हैं और ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, यानी नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस करेंगे, वो हमेशा फर्टाइल होगी। यानी कि इस न्यू जनरेशन में या न्यू ऑफस्प्रिंग में ये कैपेबिलिटी होगी कि ये अपने से नई जनरेशन प्रोड्यूस कर सकें या अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें। अगर ये इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट जनरेशन कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती इस इंडिविजुअल से। तो स्पीशीज़ हम हमेशा ऐसे ग्रुप को कहते हैं जो कि ऐसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है जो कि फर्टाइल होते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें और हमने किसी भी जगह की पॉपुलेशन को मेजर करना है, तो हम किसी भी एरिया को स्पेसिफाई करके उस एरिया की पॉपुलेशन को मेजर कर सकते हैं। अब ये एरिया कोई भी एक आइलैंड भी हो सकता है, एक सिटी भी हो सकती है, एक कंट्री भी हो सकती है, या फिर एक टाउन भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को काउंट करना चाहेंगे या ये अंदाज़ा लगाना चाहेंगे कि इस स्पीशीज़ की कितनी पॉपुलेशन है, तो सबसे पहले तो हम एक लिमिट तय करेंगे कि हम किस एरिया तक इस स्पीशीज़ को देखेंगे कि इस स्पीशीज़ की क्या पॉपुलेशन है। हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी लिमिट के बगैर पॉपुलेशंस को मेजर करना शुरू कर देंगे तो हमारा डाटा कभी भी एक जगह पर इजीली इकट्ठा नहीं हो सकता। इसलिए हम करते क्या है कि हम पहले छोटे छोटे एरियाज़ में देखते हैं कि क्या ये स्पीशीज़ मौजूद है या नहीं। अगर वो स्पीशीज़ मौजूद होती है तो हम एरिया वाइज पहले देखते हैं कि इस स्पीशीज़ की कितनी पॉपुलेशन मौजूद है। फिर हम ये देखेंगे कि किस सिटी, किस टाउन या किस कंट्री या दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ में ये स्पीशीज़ मौजूद है या नहीं, और अगर हैं तो हम उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ में इन स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को मेजर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें कि क्या कोई भी स्पीशीज़ हर जगह मौजूद होती है या नहीं, तो बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ द अर्थ पर पाई जाती हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन डिपेंड करती है उस जगह के क्लाइमेट पर और डिफरेंट फिज़िकल कंडीशंस पर जो कि उस स्पीशीज़ को अवेलेबल होती है। अगर ये कंडीशंस उस स्पीशीज़ के लिए फेवरेबल हैं तो ये स्पीशीज़ वहाँ पर
मज़ीद अपनी जो नई ऑफस्प्रिंग्स है उनको प्रोड्यूस करेगी, और अगर ये कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीशीज़ जल्द ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी कि इस दुनिया से नापैद हो जाएगी। इसलिए किसी भी एरिया पर मौजूद कोई भी स्पीशीज़ को अगर हमने ये देखना है कि क्या ये यहाँ मौजूद है, तो हमें उसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी, यानी पॉपुलेशन उसकी मेजर करनी पड़ेगी। और ये डिपेंड करता है वो स्पीशीज़ किसी भी एरिया में पाई जा रही है या नहीं, तो ये डिपेंड करता है वहाँ की फ़िज़िकल कंडीशंस पर। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी स्पीशीज़ दुनिया में ऐसी हैं जो हर जगह मौजूद होती हैं। जैसे अगर हम माइस की बात करें या कैट्स की बात करें या डॉग्स की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि इनकी डिफरेंट स्पीशीज़ पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, और हम हर दुनिया के एरिया को लेकर एक लिमिट डिसाइड करते हैं और उस लिमिटेड एरिया की पॉपुलेशन को इकट्ठा करके उसको मेजर करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी एरिया का डाटा पॉपुलेशन की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो 2010 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन तकरीबन 173.5 मिलियन थी, और अब ये पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने से बहुत सारे नुकसानात का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह दुनिया की पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि फैसिलिटीज़ में भी कमी आती जा रही है। फूड शॉर्टेज का हमें सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ पोल्यूशन में भी इजाफा होता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर हम इसी तरह पॉपुलेशन को बढ़ाते गए तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब पूरी दुनिया में आपको सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन नज़र आएगी, और बाकी ऑर्गेनिज़म जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट होते जाएंगे। क्योंकि अगर किसी भी इकोसिस्टम में आपको एक पॉपुलेशन का इम्बैलेंस नज़र आए तो वो इकोसिस्टम कभी भी स्टेबलाइज नहीं रह सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो ह्यूमन बीइंग्स को आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स या प्लांट्स को एज अ फूड यूज़ करने की ज़रूरत पेश आएगी, और हम ये देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स की और एनिमल्स की डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में कमी वाक़या हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम किसी भी इकोसिस्टम में मौजूद डिफरेंट स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखने वाली पॉपुलेशंस को स्टेबलाइज रखें, ताकि हमारा इकोसिस्टम भी स्टेबलाइज रहे और ये अर्थ भी और इसका सिस्टम भी स्मूथली चलता रहे। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक की आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई, तो ये मुझे पता चलेगा एक क्विज़ से। और क्विज़ पे जाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी दे दूं जो कि आपके साइड बॉक्स में गिवन है कि हैबिटेट हम कहते हैं द एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने के एरिया को हम कहते हैं उसका हैबिटेट। जैसे हम अगर कैक्टस की बात करें तो कैक्टस का हैबिटेट क्या है? उसका हैबिटेट है डेजर्ट एनवायरनमेंट, यानी डेजर्ट में कैक्टस ग्रो कर सकता है। कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जिसको कि ड्राई एनवायरनमेंट चाहिए और पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये पानी अपनी बॉडी में स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ जेल। हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते तो आपने इनको अपनी बुक पे हाईलाइट कर लेना है और इनके आंसर्स को अच्छे से याद कर लेना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रही हूँ वो है डिफाइन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन हम कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो कि सेम स्पीशीज से ताल्लुक़ रखती हैं एंड दे आर लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, यानी एक ही जगह पर एक ही वक्त में रहने वाली ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को जो कि सेम स्पीशीज से ताल्लुक़ रखती है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। इसके बाद डिफाइन हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या होता है? द एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव, यानी वो एरिया जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम कहते हैं
हैबिटेट। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है इंडिविजुअल लेवल को डिफाइन करें, यानी व्हाट इज़ इंडिविजुअल लेवल या डिफाइन इंडिविजुअल लेवल। तो हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल लेवल को या किसी भी ऑर्गेनिज्मिक लेवल या इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि when different organs and organ systems assemble together they form an individual, यानी जब भी different organs या organ system आपस में combine करते हैं तो ये एक complete organism बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस क्विज़ को अच्छे से तैयार कर लेना है और इन क्वेश्चंस के आंसर्स की आपने रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। और आपको मैं एक एक्टिविटी भी दे दूं कि इस एक्टिविटी में आप लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम्स लिखने हैं टेबल में, और साथ आपने उन कंट्रीज़ के सामने पॉपुलेशंस लिखनी है कि अब तक इन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है। तो आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और क्विज़ अपना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से रेडी कर लेना है। बाकी मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस के अलावा इन टॉपिक से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और MCQs भी आ सकते हैं। जैसे कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि राइट नोट ऑन इंडिविजुअल लेवल या राइट नोट ऑन पॉपुलेशन लेवल। तो इसलिए आपने इन लेवल्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, MCQ वाइज, शॉर्ट क्वेश्चन वाइज और लॉन्ग क्वेश्चन वाइज। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिस्कस किया इंडिविजुअल लेवल को और पॉपुलेशन लेवल को। हमने देखा कि इंडिविजुअल कैसे बनता है या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। तो हमें पता है कि जब भी ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स असेंबल करते हैं तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म में मौजूद जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो सब के सब आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अगर इनमें कोऑर्डिनेशन मौजूद ना हो या ये आपस में कनेक्टेड ना हो तो कभी भी कोई भी एक्टिविटी इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरह हमने पॉपुलेशन को भी डिस्कस किया, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि सेम स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप जो कि एक वक्त में एक ही जगह पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन। हमने इसके साथ साथ स्पीशीज़ और हैबिटेट को भी डिस्कस किया जो कि ब्लू बॉक्स में गिवन है। हमें पता है कि हैबिटेट किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह को हम कहते हैं और स्पीशीज़ हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट पे जो मैंने आपसे क्विज़ लिया वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जो क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आते इनके आंसर्स को आपने हाईलाइट करने अपनी बुक में और अच्छे से इनकी रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल को। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।